हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ट्यूटोरियल में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं यहाँ पर कि जैसे कि कल हम लोग देख रहे थे कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन गलत हो गया था। तो चलिए उसको देख लेते हैं आखिर में क्या गलत हुआ था और कैसे उसका ओरिजिनल सोल्यूशन क्या हो रहा। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था और वो 2018 में पूछा भी गया था। तो उस क्वेश्चन में खास क्या बात था उसको यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पिछला का 25 नंबर। इसमें क्वेश्चन में जैसा कि आपको ये देख रहा होगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0। इतना यहाँ पर दिया हुआ था। बोला कि इसके मूल समान हो तो a का वैल्यू क्या हो रहा है, इसके मूल बराबर है तो a का वैल्यू क्या होगा। तो मूल बराबर के लिए हमें पता है, क्या पता है, मूल बराबर के लिए क्या होता है, d का वैल्यू 0 के बराबर होता है और d का फॉर्मूला तो हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का, चलिए फटाफट वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। b का वैल्यू है कितना, -4a इतना का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने वाले को a बोलते हैं तो a का वैल्यू यहाँ पर a ही है। c का वैल्यू जो यहाँ पर कांस्टेंट है, मतलब जिसमें x न हो, इसमें x है, इसमें x है, इस पूरे पार्ट में x नहीं है, वो हमारा c है, यानी कि 2a प्लस 1 है, ये हमारा c का वैल्यू है। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पर 16a स्क्वायर माइनस यहाँ पर बाहर में है 4a और अंदर में 2 प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर ये 16a स्क्वायर माइनस ये जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। ये घटने के बाद हमारे पास 8a स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये 4a कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पर क्या, 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ के बाद हमें पता कि यहाँ से दो पार्ट में बढ़ जाता है, यहाँ से दो पार्ट में 4a बराबर 0 और उसके बाद 2a माइनस 1 बराबर 0, इतना हो जाता है। इसको भी 0 के बराबर और इस वाले पार्ट को भी 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास ये a का वैल्यू 0/4 दैट इज a का मान 0 और यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1 और a का वैल्यू 1/2। तो a का यहाँ पर दो वैल्यू आया, a का वैल्यू 0, 1/2। ऑप्शन नंबर a में अगर हम देखें यहाँ पर तो a में 0 दिया हुआ है, b में 1/2, c में 2 और d में 4, ऐसा दिया हुआ है। हमारे पास a का वैल्यू 2 आया है यहाँ पर 0 और 1/2 और दोनों जो है ऑप्शन में है, a में भी है b में भी है। तो क्या एग्जामिनेशन में अगर दो आंसर सही हो तो दोनों को मारेंगे क्या, नहीं, वहाँ पर पूरी तरह से सेटिंग रहता है कि वहाँ पर एक ही ऑप्शन हमारा सही होगा और इस वाले पार्ट में ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही नहीं होगा। ऐसा क्यों, ऐसा मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, अगर हम ए का वैल्यू 0 यहाँ पर रखेंगे, ए का वैल्यू यहाँ पर 0 रखा जाएगा तो 0 में और एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 कर देगा। मतलब एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो अस्तित्व है वही समाप्त हो जाएगा। और जब हमारे पास इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ही न हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वह हमारा द्विघात समीकरण हो रहा नहीं। और जबकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि यह द्विघात समीकरण है, ओके। और साथ ही साथ और खास बात, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी ये पूरा 0 और यहाँ पर भी 0 हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में 1 और उधर 0, तो 1 बराबर 0 आ गया। तो क्या 1 जो है 0 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू यहाँ पर रखा जाएगा तो उस कंडीशन में ये पूरा ये गायब हो जा रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। और बच रहा है 1 बराबर 0 जो कि हमारे पास सही नहीं है, इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होगा बल्कि कितना होगा, 1/2, जो कि 1/2 हमारा क्या है, सही है। मतलब a का वैल्यू ये हमारा 0 नहीं हो रहा, ये 1/2 सही हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, बस इतना सा। तो चलिए अब ये तो हमारा हो गया। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा बेसिक पार्ट जो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। बेसिक पार्ट थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ओके, बस ये देखते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की ये एक्चुअल में है क्या। तो चैप्टर है हमारा, चैप्टर कौन सा, 3। नाम क्या है उसका, दो चर वाले
रैखिक समीकरण, ये हमारा चैप्टर का नाम है। दो का मतलब क्या, दो, चर का मतलब वेरिएबल, एक्स वाई जेड ये सब हमारा चर होता है। और दो चर वाले यानी कि अगर एक्स हो और वाई हो, दो चर हो, यहाँ पर है एक्स एक चर है और वाई एक चर है, दो यहाँ पर चर दिया हुआ है और बोला कि यहाँ पर समीकरण होना चाहिए, मतलब बराबर बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी हो, इधर भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो दो चर वाले रैखिक का मतलब होता है पावर में 1, और यहाँ पर 2 लिख देने तो यह हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 है ना, इसलिए हमारा रैखिक में नहीं। तो रैखिक समीकरण में आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर पावर 1, और पावर जब 1 हो तो हमें दिखता नहीं है। ओके, तो ये हमारा है क्या, रैखिक समीकरण। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग ये सीखते हैं कि एक्स और वाई यानी कि दो वेरिएबल, दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ हो तो उसे कैसे फाइंड किया जाएगा, इस पूरे चैप्टर में हम लोग सीखते हैं। और कुछ अनुप्रयोग भी हम लोग इसमें देखते हैं कि हाँ, कि किसी का उम्र ये हो, उसके बाद कुछ समय के बाद ये हो जाता है, या फिर 4 साल पहले ये था, ये इतना हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, स्टार्ट कीजिए, आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर तो आ गया होगा, मुझे लगता है काफी इजी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बोल रहा है क्या, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। अभी हम लोग तुरंत अभी पावर देखा, घात देखा, क्या होता है, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। 1 से ज्यादा होगा तो वो हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा, पहला का सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में युगपत समीकरण, युगपत समीकरण यहाँ पर मतलब कोई जोड़ा समीकरण दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है, तो उनके बारे में पूछ रहा है कि उनके हल कैसा होगा, उनका सॉल्यूशन जो है क्या होगा, असंगत होगा, ये सब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जो है चैप्टर 3 में आप देख सकते हो। ओके, चैप्टर 3 आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या आगे में, तो रैखिक समीकरण, सॉरी यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 2x + 3y = 5, और दूसरा हमारे पास है 4x + 6y = 9, इतना दिया हुआ है। ओके, जब इतना दिया हुआ हो तो हमारे पास इसे चेक करने के लिए कि इसका सोल्यूशन क्या होता है, हम ये ऊपर वाला ये a1 b1 और ये c1 होता है, यहाँ पर ये a2 b2 और c2, और ये c1 कब, जब बराबर के इधर हो, तो बराबर पे जब इधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, यानी कि -5 = 0, और यहाँ पर ये -9 = 0। ओके, ये c1 c2 इतना हो गया। इसके बाद हम करते क्या है, a1/a2 यहाँ पर निकालते हैं। a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4 दैट इज 1/2, b1/b2 यहाँ पर कितना है, 3/6 दैट इज ये भी कितना 1/2, और यहाँ पर ये c1/c2 कितना है, -5/9, ये हमारा कितना हो गया 5/9। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या पता चल रहा है, a1/a2 ये हमारा b1/b2 के बराबर तो है, लेकिन ये c1/c2 के ये इसके बराबर नहीं है। a1/a2 ये इसके बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 इसके बराबर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर। वैसे मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि अगर ये a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो इसके अनेक न हल नहीं बल्कि अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल, मतलब पहला वाला ये अब हमारे पास बराबर न हो तो वो हमारा अद्वितीय मतलब एक हल होता है। जब ये पूरा सारा बराबर हो उस कंडीशन में हमारे पास होता है क्या, कि अनेक हल। जब हमारे पास, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ओके, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इसलिए होता है अनेक हल। क्या होता है, अनेक हल। और जब इस तरह का आ जाए तो ये हमारे लिए क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ओके, तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसमें क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर ए में दिया हुआ है असंगत, बी में अद्वितीय हल, अद्वितीय हल तो है नहीं इसमें, सी में अपरिचित रूप से अनेक हल, अनेक हल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है क्या, असंगत। यानी कि अगर ऐसा कंडीशन हो जिसमें कोई हल नहीं होता है उसको हम लोग असंगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असंगत भी बोलते हैं। ठीक है,
ये आप चैप्टर में आप पढ़िएगा इसको। ओके ठीक, तो ये हमारा क्या हो रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, वो कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आश्रित होता है, कौन विरोधी होता है, कौन अविरोधी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा था, असंगत था। तो जैसे 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 कंडीशन आएगा वैसे वैसे हम लोग चलते जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसा हो तो अद्वितीय हल, ऐसा हो तो अनेक हल, और ऐसा हो तो कोई हल नहीं, और इसी को हम लोग असंगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, असंगत। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आप सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना बराबर ये संपाती होगा। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब कोलिनियर, यानी कि समानांतर, समानांतर, सॉरी समानांतर नहीं, हाँ कोलिनियर जिसे बोलते हैं। संपाती का मतलब उसी पर, जिसका मतलब होता है अनेक हल, अनेक हल। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती का मतलब यहाँ पर एक लाइन है, इसी लाइन पर एक और लाइन, इसको बोलते हैं संपाती, मतलब उसी पर, ये लाइन यहाँ पर लाइन, दूसरा लाइन इसी पर होगा, तो वहां पर हमारे क्या होता है, अनेक हल, यानी संपाती को हम बोलते हैं अनेक हल। ओके, तो अनेक हल के हेल्प से जो इसे हमें सॉल्व करना होगा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x + 2y = 7 दिया हुआ है, और नीचे में हमारे पास है 2x + ky = 14 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ था और बोल रहा था कि ये संपाती है। ओके, तो संपाती के लिए हमारे पास कंडीशन होता है कुछ, क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इतना होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे यहाँ पर ये आएगा। a1 का वैल्यू यहाँ पर कितना है, ये 1 है, नीचे में 2 बराबर b1 का वैल्यू 2, ये b2 का कितना k, c1 का वैल्यू यहाँ पर ये माइनस में आएगा, तब हमारा c1 बनेगा, बराबर में कि इधर वाला हमारा 0 होना चाहिए। तो ये प्लस में था, ये इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि c1 का वैल्यू -7 और नीचे वाला -14, इसके इधर में लाते हैं तभी हमारा c1 बनता है। तो इनमें से कोई भी, ये हमारा पूरा का पूरा बराबर है, तो इनमें से आप कोई भी या तो इसको लेंगे या फिर इसको लेंगे, बात हमारा सेम ही है। तो चलिए शुरुआत वाले को ले लेते हैं, यानी कि 1/2 = 2/k, यानी k = 2 दूनी 4, यानी कि k का वैल्यू जो है वो हमारा कितना होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला बनाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल होगा, ये बहुपद का क्वेश्चन आ चुका है। बहुपद यहाँ पर दिया 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, ये बहुपद का एक्चुअली क्वेश्चन है ये। चलिए इसमें भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, तो बहुपद के मूलों का गुणनफल अगर अल्फा और बीटा हो तो गुणनफल कितना होता है, ये कितना होता है, c/a के बराबर। तो c का वैल्यू यहाँ पर कितना है 1, a का वैल्यू पहले वाला x² के पहले वाले को यहाँ पर a बोलते हैं, इसे b बोलते हैं, और यहाँ पर c होता है। तो a का वैल्यू यहाँ पर कितना 1/4, तो 1/4 ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ये 1/4 ऑप्शन नंबर c। तो ये हमारा c क्या होगा, आंसर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 5 आप सॉल्व कीजिए इसको। ठीक, आइए देखिए यहाँ पर बन गया होगा आपका, आगे आया होगा यहाँ पर। बोले दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काट रहा होता है, ऐसा यहाँ पर ऐसे काटेगा, तो जितना काटता है वो हमारा क्या होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक हल। अगर एक बार काटा तो एक हल, अगर उसी पर होगा यानी कि ये संपाती हो रहा तो अनेक हल, अगर ये समानांतर हो तो कोई हल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कट ही नहीं रहा, और यहाँ पर तो हर जगह कट रहा। हर जगह कटने का मतलब क्या, संपाती, संपाती का मतलब क्या, उसी पर है तो अनेक हल होगा। यहाँ भी आंसर, यहाँ भी आंसर, यहाँ हर जगह आंसर। ओके, और इस वाले में चूंकि एक जगह कट रहा है तो इसलिए एक आंसर। ओके, यानी कि अगर प्रतिच्छेद कर रहा हो तो वहाँ पर एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर वो कोलिनियर यानी कि संपाती हो तो वो हमारे क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए
टोलिनियर के समय अनेक हल, और जब समानांतर हो, एक दूसरे से टच में ना हो, टोलिनियर ना हो और समानांतर में हो, उस कंडीशन में ये मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा ही नहीं। ओके, इसका मतलब कोई हल नहीं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ये तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं तो तब रैखिक समीकरण युग्म होगा, तो कैसा होगा, एक हल होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया कोई हल नहीं, बी में एक हल, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दो रैखिक समीकरण की आलेख समांतर रेखाएं हैं। 6 अभी तुरंत मैंने बनाया, समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर जब होता है तो ये मिलता ही नहीं है, जब मिलेगा ही नहीं तो कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा देखते बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई हल नहीं। 6 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर रेखाओं में ये मिलेगा ही नहीं, और जब कहीं पर मिलेगा ही नहीं तो फिर जब कठिन नहीं कर रहा तो फिर क्या उसका कुछ होगा, नथिंग। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि मतलब क्या, कोई हल नहीं। 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7 में दिया हुआ है a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा दिया हुआ हो तो इसका हल जो किस फॉर्म में हो रहा, तो हमने ये देखा था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर ये डज नॉट इक्वल टू c1/c2 ऐसा हो, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई हल नहीं। हमने अभी तुरंत जस्ट जो है दूसरे क्वेश्चन नंबर में हम लोग ने देखा इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाए, कोई हल नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 7 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 बनाइए, और दिक्कत है तो आप वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं उसे देख रहा होता हूँ, आपके मैसेज तो मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल अभी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ। ओके, बोल रहा है क्या, 8 नंबर में ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का एक शून्येतर हल है होगा। शून्येतर हल का मतलब क्या होता है, शून्य के बाद हल हो। ओके, शून्य के बाद हल हो, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ax प्लस 10y बराबर 0, यहाँ पर लिखा हुआ 2x प्लस 5y बराबर 0। तो यहाँ पर शून्येतर हमें यहाँ पर आंसर चाहिए। शून्येतर हल के लिए हमारे पास क्या होगा, ए का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो शून्येतर हल के लिए यहाँ पर ये निकालते हैं, यहाँ पर क्या हो सकता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2, ये तो हम लोग ये कर ही सकते हैं शून्येतर हल के लिए। ओके, शून्येतर हल मतलब बहुत सारा, यहाँ पर शून्य के बाद तो बहुत सारा आंसर आता है ना, तो अनेक हल के लिए हमारे पास ये कंडीशन आता है c1/c2, तो यहाँ पर तो c1 तो है ही नहीं, तो उसकी हम लोग बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू a, ये a2 का 2 बराबर 10/5, ये कितना बार बटा 2 बार में, यानी कि a का वैल्यू कितना 2 दूनी 4। ओके, शून्यता का मतलब कि शून्य के बाद वाला आंसर, शून्य के बाद का आंसर प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा, a का वैल्यू 4, यानी कि यहाँ पर अगर 4 हो तो हमारे पास शून्यतर हमारे पास आंसर मिलेगा, मतलब शून्य नहीं, इसके अलावा बहुत सारा आंसर हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये आंसर कितना हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए का 4। ठीक, आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर शून्यतर हल का मतलब वो अनेक हल, शून्यतर का मतलब क्या, अनेक हल। ओके, लिख लीजिए वहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए का मान निकालें जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल मतलब एक हल, तो एक हल के लिए तो हमें कंडीशन पता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 यहाँ और a2 का यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर वैल्यू a1 का कितना है, a1 का a है, और a2 का कितना है 6 है, डज नॉट इक्वल टू b1 का कितना है, b1 का -1 और b2 का -2, इतना दिया हुआ है। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ a1 b2 यहाँ पर, तो यहाँ पर इक्वेशन है ax - y इज इक्वल टू 2, 6x - 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ से a1 a यहाँ पर a2 6, b1 -1 यहाँ पर कुछ भी नहीं तो -1 है यहाँ पर,
और यहाँ पर -2 यहाँ पर हट गया, तो ये कट रहा है यहाँ पर कितना बार में, 3 बार में। 3 जब इधर जाएगा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a डज नॉट इक्वल टू 3, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ 8 का आप कुछ भी वैल्यू रख दो, लेकिन यहाँ पर 3 मत रखना। अगर 8 हल प्राप्त करना है तो, अगर आपको 1 हल प्राप्त करना है तो वहाँ पर 8 का वैल्यू जो है आप 3 मत रखना, इसके अलावा कोई भी आप वैल्यू रख दो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, आज के लिए 10 तक ही क्वेश्चन तक बढ़े रहते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में पूरा ये साफ कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना 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 अनगिनत हल होंगे। चलिए ठीक है, अनगिनत हल है तो यहाँ पर क्या हुआ, 10x + 5y बराबर a - 5 है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, दूसरा इक्वेशन हमारे पास 20x + 10y - a बराबर 0। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर मतलब C2 इधर वाला पार्ट मिला दिया है और यहाँ पर C2 उधर है, तो इसको भी हम लोग इधर लाएंगे। इधर लाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अनेक अनगिनत हल का मतलब होता है अनेक हल, और अनेक हल का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यानी कि कहने का मतलब क्या कि अनेक हल के लिए हमारे पास होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो उस कंडीशन में a1 का वैल्यू यहाँ पर 10, नीचे वाला 20 बराबर ये 5, ये हमारे पास 10, c1 का वैल्यू ये टोटल माइनस में आएगा, यानी कि ये माइनस और इस टोटल 2 यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर डाल देते हैं a - 5। नीचे में C2 का वैल्यू कितना है, -a, ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से इनमें से कोई भी, ये हमारा ये हाफ है, ये भी हमारे पास हाफ है, तो हाफ और हाफ में साफ नहीं करना है यहाँ पर, इसको यहाँ पर इनमें से किसी दो को लेना है यहाँ पर। तो लिए तो यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर ये 5/10 बराबर ये a - 5/a लिया गया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो a, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a - 10। ओके, ये इधर आया तो a - 2a बराबर -10, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो -a बराबर -10, दैट इज a का वैल्यू कितना, a बराबर 10। ऑप्शन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 का ये 10 आ रहा है, इसका मतलब क्या, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में 20 क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। कोई दिक्कत, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप बता सकते हो। साइंस की क्लास भी हम लोग जो अब कंटिन्यू करने वाला है, जिसमें काफ़ी खास बात करेंगे, पूरे पार्ट में जो काफ़ी खास जो अदर जगह न बताया जाता हो, वैसी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो साइंस क्लास भी जो है आप टाइमिंग बता सकते हैं कि हाँ जैसे कि मैथ का क्लास आधा घंटे बाद समाप्त हुआ, तो क्या 8:30 बजे चला जाए या फिर 7:30 बजे, ये आप बता सकते हैं। आप कमेंट करके बता दीजिए हाँ किस टाइम में ये रखना जो काफ़ी बेटर रहेगा साइंस की क्लास, क्योंकि मैथ की क्लास जो है हमेशा 8 बजे रहेगा, ये बात तो कन्फर्म है। अब साइंस की क्लास मैथ की क्लास के बाद या फिर मैथ की क्लास से पहले या फिर 3 बजे भी ऐसा हो सकता है, या फिर किसी दूसरे टाइम पर आप बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप ही के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए दमदार क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट।